नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप का अड्डा देख रहे हैं। कोविड-19 के चक्कर में हम सब लोग अपने-अपने घरों में कैद हैं। आगे की भाषा सरकारी लगेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नियमों का पालन करें, और उसके लिए सरकार ने हमको इश्तिहार वाले पैसे भी नहीं दिए हैं, इसलिए हम वो कहने से बचेंगे। मुद्दे की बात यह है कि एक बहुत ही झामफाड़ किस्म की सीरीज आई है, जिसके बारे में हम लल्लन टॉप की पंचायत अलग से लगा चुके हैं, विस्तार से बात कर चुके हैं। सीरीज का नाम है पाताल लोक, और पाताल लोक से हमारा कुछ अतिरिक्त कनेक्शन है, काहे से कि हम भी बुंदेलखंड से आते हैं। तो आपके लिए मानिकपुर एक नई जगह होगी, हमारे लिए मानिकपुर, बांदा, करवी, चित्रकूट, पाठा के जंगल, और जिन भाई साहब को इन्होंने दुनाली गुर्जर और ग्वाला गुर्जर बना के पेश किया है, वो सब रियल किरदार पता है। तो लौंडों में अलग उत्साह है, भोकाल उनका टाइट हो गया है, उनको लग रहा है कि दिल्ली मुंबई तक अपना जलवा कायम हो गया है। तो इस वीडियो में हम पाताल लोक से जुड़े दो बहुत महत्वपूर्ण लोगों से बात करेंगे। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे एक बाके छबीले नौजवान, इनका नाम रोसित है, ये डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर बनने के लिए ये एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए थे, लेकिन वहां इनका दाखिला नहीं हुआ। इससे हमें पता चलता कि सिर्फ इंस्टीट्यूट के भरोसे प्रतिभा नहीं रहती है। तो आप लोगों का भी कहीं दाखिला ना हो तो अपने ईमान का दम ना लें, ठोकर मारते रहें, राह जरूर निकलेगी। दूसरे भाई साहब जो है उनका दाखिला हो गया, और सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में हो गया, वो इंस्टीट्यूट जिसका नाम लेके बगल के शर्मा अंकल भी हमको नहीं डराते हैं, ऐसे कि उनकी रेंज के भी बाहर का वो इंस्टीट्यूट है, IIM अहमदाबाद। लेकिन इनने भी मम्मी पापा का पैसा खराब किया, ऐसा शर्मा अंकल को लग सकता है, क्योंकि इनने बढ़िया सी क्या बोलते हैं वो व्हाइट कॉलर वाली नौकरी नहीं की। इनको भी सुलेमानी कीड़ा था लिखने का, तो ये लिखने की इंडस्ट्री में चले आए। ऐसे दो जावड़ लोग, प्रोसित रॉय और सुदीप शर्मा, आप दोनों का ललन टॉप अड्डे में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मोनोलॉग पूरा हो गया, अब आप लोग। बहुत शानदार मोनोलॉग था। हाँ, आउटस्टैंडिंग था। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ गुरु, चट गए होगे ना इंटरव्यू दे दे के, मतलब कैसा महसूस किया, कैसा लग रहा है? इस तरह के सवाल कितने कितने पूछे जा चुके हैं, कितने कुंटल सवाल पूछ चुके हैं? ये हाँ, मतलब थोड़ा तो मुश्किल होता है। इनफैक्ट मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि सबसे मुश्किल काम जो फिल्म मेकिंग है वो शायद ये इंटरव्यू देना हो है। फिल्में बनाना कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आसान है। और चूंकि अब तक मैं एक बतौर राइटर काम करता था, तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं देने पड़ते थे, बहुत ज्यादा लोग पूछते भी नहीं थे कि भाई साहब आपने क्या किया इसमें। अब की बार रोल थोड़ा अलग है, तो उस वजह से इंटरव्यू भी देने पड़ रहे हैं। पर आई गेस करना पड़ेगा ये। इसलिए सुदीप और प्रोसित, मैं अपनी क्षमता भर ये इंश्योर करूंगा कि ये बिल्कुल अड्डेबाजी रहे। 1-1.5 घंटा अपन कब मारेंगे, ठीक है? मैं बॉम्बार्डमेंट इधर उधर के सब। सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि कुतिया का नाम सावित्री होगा। ये जो खेल है सावित्री सत्यवान वाला, जो आखिरी में सर्कल पूरा होता है, ये ऐसे ही आ गया कि ये बहुत कॉन्शियस था, या लिखते लिखते पहले ड्राफ्ट में आया? नहीं, ये प्लॉट तो आ गया था। कुतिया का नाम सावित्री, क्योंकि इस पे काफी बवाल भी हो चुका है, और इसलिए मुझे खुशी है आपने सवाल पूछा और मैं इसका जवाब दे सकूं। ये इसी जिन लोगों को नहीं समझ में आया, इसी कारण था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सावित्री सत्यवान की कहानी से जुड़ा था, और ये कुतिया जो है वो सावित्री का रूप लेकर के इस सत्यवान को बचाती है। और इसका किसी भी धर्म को या किसी भी धार्मिक फिगर को लांछन लगाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट हमें तो लग रहा था कि हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक कहानी को जो हमने बचपन में सुनी है। नहीं, तो क्या इस पे बवाल कटा हुआ है कि उसका नाम सावित्री क्यों रखा? हाँ, इस पे भी बहुत बवाल चल रहा है कि इसे हिंदू फोबिया का नाम दिया जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या। और मतलब ट्विटर में तो मतलब चुन चुन के भाई साहब, ट्विटर वाले लोग फुर्सत में ज्यादा होते हैं, पढ़ते लिखते कम है ना? क्योंकि आपने तो इससे ज्यादा प्रकट क्या हो सकता है कि कहानी भी सुना दी धर्मराज युधिष्ठिर की, कि खुद तो कोई जाके कल को वेदव्यास में मुकदमा ठोक दे कि तुमने धर्मराज को कुत्ता कैसे बना दिया है? अच्छा, ये बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं, हमको पता है क्योंकि हमने आपके कुछ पुराने इंटरव्यू देखे सुने हैं, कि यार ये पत्रकार कौन है, मेहरा साहब असल में कौन है? क्या ये कई लोगों का कॉकटेल है? क्या ये किसी एक पत्रकार से इंस्पायर है?
जी, ये पत्रकारिता से इंस्पायर्ड है। ये जो अभी पत्रकारिता के साथ पिछले 15-20 सालों में जो हुआ है, ये उनसे इंस्पायर्ड है। तो इनमें बहुत सारे नामी-गिरामी पत्रकार मिले हुए हैं। किसी भी एक पत्रकार के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर बेस नहीं किया था हमने इनको। आप देखो तो इनकी पर्सनैलिटी किसी एक पत्रकार की तरफ ले जाती है, इनके बाल किसी और पत्रकार की तरफ ले जाते हैं, इनकी हरकतें आपको किसी तीसरे पत्रकार की तरफ इशारा करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन सब का जो जिनको हम टीवी पे देखते आए कॉकटेल हैं, है। सुनते, कॉकटेल है ये। कॉकटेल है, करेक्ट। अच्छा, ये जो ददुआ हैं, शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, उत्तर प्रदेश का एक नामी डकैत जिसे एसटीएफ ने मार गिराया, जिसके इर्द गिर्द थे कि ददुआ के नाम पर पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते थे, विधायक चुने जाते थे, सांसद चुने जाते थे। जिस ददुआ का आतंक बांदा से लेके और सतना तक, मध्य प्रदेश तक था, और इधर मिर्जापुर तक जिसका डिक्टेट चलता था। तो क्या आप लोग उस कहानी से परिचित थे, या ये था कि एक ऐसा मेटाफर यूज करना है जो उस मैसेज को कन्वे करे? जी क्या हाँ, था मतलब सुदीप दिमाग में? हाँ, ददुआ के बारे में काफी सुन रखा है। मैं बुंदेलखंड में मैंने काफी रिसर्च की है। सोनचिड़िया के वक्त भी मैंने वहां पे काफी रिसर्च की थी। मेरे काफी मित्र हैं जो बुंदेलखंड से आते हैं, जिनसे ददुआ की और बाकी सारे डकैतों की, बागियों की कहानियां सुनने को मिली है। इनफैक्ट मजे की बात बताऊं, जब हम शूट कर रहे थे, तो हम जहाँ रुके थे, ददुआ का घर उसके ठीक सामने था। तो कहीं ना कहीं हमें वो भी एक तरह का एक कोइंसिडेंस लगा कि अरे वाह, ये ऐसा भी हो रहा है। तो था, मतलब एक अगेन ये एक ददुआ के ऊपर बेस नहीं थे, पर ददुआ का जो एक लेजेंड था, ददुआ का जो उनके जो किस्से सुनाए जाते थे, अगर आप पिछले 15, 20, 25, 30 सालों में उठा के देखो, तो शायद वो इकलौते, जब फूलन देवी की इरा जो खत्म हो गई थी, उसके बाद शायद ही इकलौते ऐसे ददुआ डकैत रहे हैं जिनके बारे में इतने किस्से सुनने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये ददुआ एक स्टार्टिंग पॉइंट था इस पूरी कहानी का। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल ये है, और मैं आप दोनों, ये जो मैं सवाल उछाल रहा हूँ ये दोनों के लिए है, कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज्यादा आदमी की जो आस्था होती है वो अपनी देह से होती है। सारा खेला तभी तक है जब तक जिंदगी है, ठीक? और जो देह है वो कई इंद्रियों से मिलकर बनी है। अब किसी से, हथौड़ा त्यागी से वो अंगूठा मांगता है, और जब मैंने गौर से देखा तो उसका जो सबसे विश्वस्त अंगरक्षक है उसकी भी एक आंख गायब है। इसके पीछे की क्या रीडिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है? तो इसका ये था कि ये एक इसका ये एक परीक्षा थी जो दुनलिया लेता था, कि वो ये परीक्षा लेता था कि आप कितना आप उससे प्रेम करते हो, या सिर्फ प्रेम का नाटक कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप उस तरह के अगर व्यक्ति हो जो जंगलों में रहता है, किसी को दिखना नहीं चाहता है, उसके लिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि वो आप पे भरोसा कर सके आंख बंद करके। तो वो आपसे एक प्यारी चीज मांगता था, आपसे वो एक ऐसी चीज मांगता था जो आपको देने में आपको बहुत दिक्कत होगी, जो आपके लिए एक बहुत जैसा आपने कहा, वो इंद्रिय हो सकती है, या आपके शरीर का कोई एक बहुत अभिन्न अंग, जिसके बिना आप कहीं ना कहीं अधूरा महसूस करते हो, और वो आपसे वो बलिदान मांगता था, जैसा एकलव्य ने द्रोणाचार्य से मांगा था। हाँ, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से, हाँ। सॉरी, अगर आप देखेंगे वो विजुअली, गुज्जर वाला, क्योंकि आपने विजुअली भी जो दिखाया है ना, आपने विजुअली तो ये जो आपने कुछ इंटरव्यूज में कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि क्रूरता और हिंसा को ऐसा दिखाओ कि आदमी को उसको देख के करुणा पैदा हो जाए कि यार ये गलत है। तो उसके जो आपने शूट किए हैं, तो योर टेक ऑन दैट। सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो गया, मुझे बीच में सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ आपने उसके सीन भी जो शूट किए हैं, ये अंगूठा देने वाला, कैमरा जिस तरह से मूव होता है उसके दुनलिया के अंगरक्षक की तरफ, राइट। हाँ, तो ये ना, इसका ये हमने काफी पहले से एक मतलब वो सेटअप करने का कोशिश किया। अगर आप लोग देखेंगे कि
राजवीर गुज्जर वाला जो सीन है जहां पर वो जाके दोनेलिया को बोलता है कि मुझे फौज में भर्ती कर लो, हाँ, और फौज में शामिल पहले होना हम है, लोग जी जी। हाँ, और पहले हम लोग दोनेलिया का हाथ देखते हैं कि दोनेलिया को दिखाने के लिए उनका ऑरा समझाने का मतलब दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो बहुत जरूरी था। तो इसलिए आप देखेंगे हमने कभी दोनेलिया का फेस नहीं दिखाया थ्रू आउट, कि वो जो अननोन है, वो अननोन एक अलग ही क्यूरियोसिटी पैदा करता है आदमी के दिमाग में। सो वी ट्राई टू प्ले अराउंड विद दैट। हमने कोशिश किया है कि उसी अननोन के थ्रू दोनेलिया का मिस्ट्री को अनफोल्ड करे। और उधर राजवीर गुज्जर तो कर नहीं पाते, उसके वो काना कमांडो उसके आंख के सामने चाकू रख के उसको बोलता है कि दो तोरी आंख से, पर वो नहीं कर पाता है। पर वही हम लोग इधर उसके सामने वो देखता है कि ये करता है हथौड़ा त्यागी। और वो सीन जो था ना, वो सीन हमको एक मिस्ट्री उसमें एक धीरे 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 हमको वो सीन में घुसना था, रादर देन एक ही बार में वो आया, पटका, हाथ उंगली उसको लिया। हम लोग धीरे 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 उस सीन में घुसे ताकि वो बिल्डअप रहे थ्रू आउट द सीन, ताकि एंड में जाके जब वो उंगली देता है, आप अगर देखेंगे कि उसके पहले भी हमने सेटअप किया था कि वो नाखून से मास्टर जी का वो नाम लिखता है सीमेंट पे, सीमेंट है, पे उकेर रहा है, और वो फाइनली जब वो लेटा होता है तो नहीं लेटा होता है। जी जी, करेक्ट। और वो मास्टर जी के ऊपर ही वो हथौड़ा रखते हैं। वो अगर आप देखेंगे इट्स अ टॉप शॉट, और वो मास्टर जी लिखा, हाँ जी, दे मुझे दे दे, तो वहां से ही उसने वो हथौड़ा उठाता है और वो मार देता है अपने। और वो उसको, वो जब देखता है फाइनली मास्टर जी को, और देख के वो बैठ जाता है, वो बोलता है कि मुझे आदेश दो मास्टर जी। सो ये धीरे 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 उसका जो है वो हम लोग बिल्डअप करके ग्रेजुअली हम लोग उस मौके पे लेके जाते हैं, ताकि जहां पर वो एक्चुअली वो उंगली पे मारते हैं। मुझे पता नहीं आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे या नहीं, पर मैं पूछ रहा हूं। ये मतलब इट्स वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक कि खौफ की शक्ल नहीं दिखाई। वो खौफ पहले से आखिरी एपिसोड तक पसरा है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई। उसके वो जो पीएसी वाले ब्राउन जूते होते हैं वो दिखा दिए, उसकी बंदूक दिखा दी, कंबल दिखा दिया, कि सब लोग जैसे होता है ना, हम सबके दिमाग में राक्षस और भूतों की अपनी अपनी शक्ल होती है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये बहुत कॉन्शियस था कि ये ऐसा था कि नहीं नहीं कोई सही कास्ट नहीं होगी। मतलब ये किस लेवल पे आया कि इसको दिखाना नहीं है? ये राइटिंग के लेवल पे ही क्लियर हो गया था? हाँ, ये राइटिंग के लेवल पे कहीं ना कहीं ये हमें लगा था। एक तो मतलब इसका गूढ़ इसमें छुपा है कि जब राजवीर कहता है कि जब वो काना कमांडो उसे कहता है कि जिसे किसी ने नहीं देखा तू देखेगा उसे, तो हमने कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि जिसे किसी ने नहीं देखा उसे ऑडियंस क्यों देख लेगी। और कहीं ना कहीं वो उसकी वो जो बहुरूपिया अगर हमने उसको दिखा दें, तो उसकी जो बहुरूपिया वाली बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। और दूसरा, और उसका डर भी, हाँ, डर भी निकल जाता है। अननोन का डर जो है, अज्ञात का डर, वो कहीं ज्यादा होता है ज्ञात के डर से। और दूसरा हम एक कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे, जो कहीं कबीर भी आता है शो में, कबीर की हल्की फिलॉसफी, कहीं एक निर्गुण भक्ति जो त्यागी अपने मास्टर जी से कर रहा है, कहीं उसकी तरफ भी एक इशारा है कि वो उसके लिए वो अनंत है, उसकी भुजाएं अनंत है, उसकी कलाएं अनंत है। तो त्यागी उस तरह से अपने मास्टर जी को देखता है जो किसी भी रूप में समा नहीं सकता है। वाह। प्रहलाद सिंह टिपानिया की आवाज, कबीर के वो और उन भजनों का वो द्वैत है, वो भी बहुत खूबसूरत चीज थी। मैं कई दफा फैन बॉय की तरह साउंड करूंगा, प्लीज बेयर विद मी। तो ये प्रहलाद सिंह टिपानिया और कबीर की वाणी को लाने का आइडिया म्यूजिक कंपोजिशन के दौरान आया, ये भी शुरुआती ड्राफ्ट से था? जी नहीं, ये एक्चुअली स्क्रिप्ट में नहीं था, पर हम लोग रेकी कर रहे थे, तब कबीर की बातें चली, और हम एक दूसरे से जितना भी थोड़ी बहुत हमें कबीर की फिलॉसफी की समझ है उसकी बातें कर रहे थे, मैं, अविनाश, घोषित।
तो हमारे साथ फैजल, जो अविनाश के एसोसिएट डायरेक्टर थे शो में, फैजल मियां ने कहा आपने कभी प्रोजेक्ट देखा है डॉक्यूमेंट्री? और मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी है। उन्होंने कहा अरे ये तो प्लीज देखो आप, ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने उसी रात जाकर के होटल में रेकी के बाद मैंने जाकर के कबीर प्रोजेक्ट देखी, और मुझे वो सारी डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई। वहां मैंने प्रहलाद टिपनिया को सुना, फिर मैं उनका पूरी तरह से फैन हो गया, और मैंने प्रहलाद टिपनिया को जितना भी अवेलेबल था इंटरनेट पे, जहां कहीं भी मुझे मिल रहा, मैंने सारा सुन लिया। और वहां ये गाना मुझे मिला, और मुझे लगा यार सकल हंस में राम बिराजे। सकल हंस में राम। मैंने कहा ये तो फिलॉसफी है, हमारी पूरी कहानी से जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिलॉसफी इस गाने में बहुत प्यारे तरीके से है। और उनकी आवाज कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये जो जितना भी ये वायलेंस और डार्क और जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर में हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा एक दूसरे से प्रेम कर लो, थोड़ा सा एक दूसरे के अंदर भगवान खोजने की कोशिश कर लो। और वो इस गाने में बिल्कुल पूरी तरह फिट बैठता था, तो हमने कहा कि ये गाना यूज किया जाए। और उसका वो जो रेफरेंस है कि वो जो टाटा सूमो टाइप की गाड़ी में जब हाथीराम चौधरी को लेके जा रहे हैं उनके दो सबॉर्डिनेट, तब भी वो बजता है एक भजन और वो जिक्र कर रहा है, और तभी एक डिवाइन इंटरवेंशन जो होता है जी। तो वो शॉर्ट डिजाइन कैसे आया दिमाग में? तो उसके एक्चुअली उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि हम ये सकल हंस में राम बिराजे, हम थोड़े डाउट में थे कि ये कितने लोगों को समझ आएगा। तो हम कहीं ना कहीं ये कहना भी चाहते थे, कहीं ना कहीं हम इन लाइनों का क्या मतलब है वो हम कहा एपिसोड की शुरुआत में डाल देना चाहते थे, जब लोगों को लगे यार ये इसको मारने ले जा रहे हैं और ये क्या फिलॉसफी की बात हो रही है, और वो कहीं ना कहीं वो निकल जाए। आखिर में जब ये गाना बजे और लाइनें वो शायद याद रखें, तो सडनली ये जो एक चमकना होता है कि अच्छा ये कहने की कोशिश कर रहे थे इसमें, तो वहां से वो आइडिया आया। अच्छा, ये हम लोग रात दिन बात करते रहते हैं चीन के दखल की। एक दफा वो जमीन पे दाखिल हुआ नेहरू के उत्तरार्ध में, और तब से वो हमारे डर, हमारी आशंकाओं, हमारी असुरक्षाओं का हिस्सा है। मतलब जब 71 में मुल्क के सबसे बड़े जंगी लॉर्ड सैम बहादुर ने जंग जीती, तो हमें ऐसा लगा जैसे हमने वो चीन से हार का दाग धो दिया। जी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लद्दाख में झड़पों की खबरें आती रहती हैं। चीन दूसरे ढंग से हमारे बाजार में दाखिल होता है, और उसका जो आपने एक मेटाफर है कि वो हाथीराम के घर पे एक चाइनीज माल आ गया और उसके साथ रेसिपीज आ गई, स्पार्कलिंग वाटर पियो, भले ही ससुरा अच्छा ना लग रहा हो स्वाद में, सोडे जैसा बुरा लग रहा हो, लेकिन वो जो एक धरती लोक और स्वर्ग लोक का जो एस्पिरेशन है, घुसने की जद्दोजहद है, तो ये कैसे आया दिमाग में कि एक चाइनीज वो लाके बिठा दें और उसके सहारे इतनी सारी चीजें कह दें, और पोंजी स्कीम के भी मजे ले लिए? हाँ जी, इसके मतलब दो कारण। एक तो ये हमने दो ये बना लिए हौवे, जो पिछले 50 60 70 सालों में, एक हमारे पश्चिमी तरफ है पाकिस्तान है, और एक पूर्वी तरफ ये चीन है। ये दो हमने हौवे बना लिए हैं, और कहीं ना कहीं ये वो जो माँ अपने बच्चे को जो डराती है और कहती है बेटा सो जा, नहीं तो ये हाबू आ जाएगा, हमारे राजस्थान में कहते हैं, या कहते हैं ये बाबा आ जाएगा। एक जो एक उस तरह का हुआ है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है बच्चा भूल जाए, कि शायद आज उसे खाना अच्छा नहीं लगा हो, शायद उसे ठंड लग रही हो, पेट में दर्द हो, पर नहीं, बहुत जरूरी बात यहाँ पे ये है कि शैतान आ जाएगा और तुझे पकड़ के ले जाएगा, तू सो जा चुपचाप। तो ये कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ, ये उससे कहीं ना कहीं वो आया कि यार ये आसपास के शैतानों को देखना बंद करो, अपने अंदर कहीं देखो, प्रॉब्लम शायद हमारे अंदर ही है। दूसरा, एक कुछ साल पहले एक स्टेटमेंट आया था कि बंबई बहुत जल्दी शंघाई बन जाएगी पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, और एक चीन को ओवरटेक करने की एक बात चली थी कुछ समय के लिए, जो फिर बाद में खत्म भी हो गई। पर थोड़ा बहुत वहां से भी इंस्पायर्ड थे कि ये जो चाइना का हुआ हमने आसपास बना रखा है, उस पर जरा टिप्पणी कर दें। हाँ, वो मेड इन चाइना वाला जो है वो आई थिंक वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट तरीके से इसमें आया है कि हमारा जो उसके साथ ताल्लुकात है, मतलब जब छोटे थे तो तभी वो मेड इन चाइना एक बहुत अहम चीज होता है, मतलब मिडिल क्लास के लिए,
कि कुछ भी मेड इन चाइना हो तो मतलब हम लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं, हाँ भाई अच्छा चीज है, देखते नहीं है अंदर क्या है। तो आई थिंक वो भी एक तरीके से सुदीप सर के दिमाग में आया होगा वो। अच्छा, वही चूंकि अभी हम उसी प्रेमाइस में हैं तो उसी के इर्द गिर्द और टटोल लेते हैं। हाथीराम और उनकी पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छे से दिखाया है। वो थप्पड़ वाला सीन शूट करना कितना मुश्किल था, क्योंकि थप्पड़ को लेकर आजकल वैसे भी अनुभव की फिल्म के बाद से नए सिरे से बहस चल रही है। जी और खास तौर पे आपने किया, वो गुलपन्ना का किरदार आके तमाचा मारता है और उसके बाद वो ब्लैंक में है, तो थोड़ी देर ब्लैंक में है, फिर वो ऑटो वाले को बोलता है अब रोटी खा के जाएगा के, फिर उसके बाद वो एक बार की तरफ देख रहा है, वो सीन स्थिर होता है, वो हमारे भीतर घुसता है बिना शोर के। तो क्या था उस थोड़ी खतरनाक डिबेट है जिसमें घुसने में थोड़ा डर लगता है कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़, क्या वो फेमिनिज्म है या पेट्रियार्की है या जो भी है। हमारा मकसद सुदीप, हम तो वो आपने दो किरदारों को पोर्ट्रे किया उसके लिहाज से पूछ रहे हैं, हम उस बहस में नहीं घुस रहे हैं। हाँ आपके जी, दिमाग में क्या था क्रिएट करते वक्त? तो एक हाथीराम के अंदर जो एक वायलेंस है जो वो कोशिश करता है हमेशा अपने घर से दूर रखने की, पर यहाँ पे कहानी इस मोड़ पे आ जाती है कि वो जो वायलेंस है वो उसके घर में पहली बार हम निकलते हुए दिखते हैं। ये शायद उसने पहली बार अपनी बीवी को थप्पड़ मारा होगा, हाथीराम के लिए ये नई बात है। और वो उस मोमेंट में हो गया उससे। अब वो जब वापस, कहीं ना कहीं उसे इस बात की शर्मिंदगी भी है, जब वापस आता है और रेनू उसे थप्पड़ मारती है, 1 मिनट के लिए सन्नाटा है। हाथीराम ये डिसाइड करने की शायद कोशिश कर रहा है कि मैं इसका जवाब दूं, मैं इस बात को आगे ले जाऊं, पर उसे ये भी पता है नहीं, मैंने गलती तो बहुत बड़ी की है, चाहे उसने दोस्त के सामने थप्पड़ मार के जवाब दिया हो। तो ये उस पशुपेश को कि यार कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो मर्द है वो इस बात से खफा भी है कि यार तूने थप्पड़ तो वापस मारा, पर दोस्त के सामने कैसे मार दिया। पर उसे ये भी पता है कि यार मैंने गलती तो बहुत बड़ी की, हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। और रेनू के दिमाग में ये चल रहा है कि यार देख, मैंने तेरी बहुत बदतमीजी झेली है, मैंने तेरे बहुत नाटक झेले हैं, पर ये आज तूने लाइन क्रॉस कर दी है। अब ये मैं तो या तो तुझे खींच के वापस इस लाइन की इस तरफ लाऊंगी, या फिर आज से तेरी मेरी बात खत्म। तो वो मोमेंट है जहां पे उनका रिश्ता डिफाइन होता है कि आगे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। और हमें लगा कि ये शायद एक बड़े ड्रामा सीन के बजाय शायद एक थप्पड़ के जरिए ये सारी बातें अपने आप हो जाएंगी। Prosit, what was your reading of these scenes when you were shooting यार it? मतलब ये वाला पर्टिकुलर सीन जो है ना, ये अविनाश ने शूट किया है, ये बहुत अच्छे से उसने शूट किया है। बट हाँ, मतलब जैसे सुदीप सर ने कहा है कि वो जो एक मोमेंट है, वो जो थप्पड़ खाने का, और उसके बाद उसके पहले क्या है कि हाथीराम हारता जा रहा था। दिस इज वन पॉइंट, ही टेक्स वन स्टेप अहेड एंड ही सेज दैट नहीं, इसको अभी रोकना पड़ेगा, बहुत हो गया। तो इसीलिए वो जब वो जाके वो जाता है उस गैंगस्टर को मारता है बिल्कुल हरियाणवी लहजे में, जब वो कहता है धुल्ले फायर करवा दूंगा तो कहता है तेरा फूफा पहले ही हो रहा है। फिर ऑटो में भी गालियां बक रहा है, गुस्सा भी निकला नहीं है पूरा। करेक्ट। तो वो जो ऑटो में आते आते, वो जो टुक टुक में वो बैठा हुआ था, उसमें आते आते वो ही जस्ट पोरिंग आउट हिज हार्ट, उसके अंदर का जो जितने भी अभी तक जमा हुआ है कि सबने उसको दबाने का कोशिश कर रहा है, वो पूरा ऊपर के बाहर आता है। और फिर वो जो पॉइंट है उसमें वो थप्पड़ खाने के बाद somehow he comes back to his normal self, और वो बहुत जरूरी था उसके लिए कि कहीं ना कहीं ये जो भी चल रहा था उसके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं खुद को ही खो दिया था। एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन ही कम्स बैक। हालांकि हाँ, जैसे आई मीन यू नो फ्रॉम द मेल ईगोस पर्सपेक्टिव उसको बुरा लगा है सब कुछ, बट समहाउ एक, और उसीलिए उसके बाद जब कॉल आता है और वो जाता है वो कबीर के वहां पर जैसे डेड बॉडी आता है, तभी ही इज मच मोर क्लियर इन हिज हेड। वो सोच सकता है और वो सोच के ही वो जो 2 और 2 4 उधर ही बैठ के वो करता है। ये एक जो बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि सिर्फ सोच लेने भर से या संसाधन जुटा लेने भर से नहीं होता है कि किसी ने अपने बच्चे का वर्ड्सवर्थ में दाखिला
किया वो उस क्लास में एंटर कर गया। इसके पीछे क्या थॉट था? वो बोलता भी है उसको कि अरे मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ता है, कार का स्टिकर देख के। फिर जो बेटे का पूरा प्रॉब्लम है कि जी स्कूल की दुनिया अलग है, घर की दुनिया अलग है। जी हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये हम कि क्लास को ओवरकम करना हमारे देश में कितना मुश्किल है, हम कहीं ना कहीं उसकी तरफ ले जाना चाहते थे कि आप चाहे अपने बेटे को वही सारी आपकी हैसियत के बाहर जाकर के भी सुविधाएं दे दो, पर उसे वहां उस क्लास में एक माना जाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही अजीब सा कुछ हुआ है, क्लास और कास्ट कहीं ना कहीं एक हमारी चमड़ी सी बन गई है, और वो लोग चमड़ी पहचान लेते हैं, वो या लोग उस चमड़ी के आगे देखने की कोशिश करते नहीं है। और ये मुझे लगता था एक वक्त, एक हद तक मुझे लगता था शायद ये सिर्फ कास्ट में ही पॉसिबल है, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं ये क्लास में भी ऐसा हो गया है कि आप एक दिल्ली में जो न्यू मनी है और ओल्ड मनी है उनमें एक फर्क है, वो जहां रहते हैं जिस तरह से लोग उनको देखते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक फर्क है। तो वो फर्क कहीं हम दिखाना चाहते थे। तो और हाथीराम एक मध्यम वर्गीय आदमी है, वो भी कहीं ना कहीं डेस्परेट है एक इस धरती लोक से ऊपर मूव करने में, धरती लोक से स्वर्ग लोक में मूव करने में। पर कहीं ना कहीं इस कहानी के जरिए उसे ये भी रियलाइज होता है कि ये शायद कभी पॉसिबल नहीं है, ना वो बन पाएगा, शायद उसका बेटा भी कभी ये नहीं कर पाएगा। सुदीप, आपने कास्ट का जिक्र किया, कास्ट पर भी बहुत सटल टोन है, दलितों की पार्टी, लेकिन उस पार्टी का वहां पे सर्वे सर्वा एक वाजपेयी है। और फिर वो अमितोष की फाइंडिंग से भी पता चलता है, वो पूरा गंगा जल वाला प्रकरण। और हमें लग रहा था जैसे, आप नाम नहीं लगे, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगा कि अच्छा ये तो मायावती की पार्टी और सतीश चंद्र मिश्रा, और फिर बांदा वाले इलाके की बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पीडब्ल्यूडी के ठेके। तो अगेन कई चीजों का कॉकटेल लग रहा था वो एक कैरेक्टर। हाँ और वो मतलब जब ये वो कहते हैं कि ये तो गुज्जर भी नहीं है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, गुज्जर नहीं है तो क्या हुआ, कुर्मी तो है। तो एक जो एक ओबीसी सॉलिडरिटी, पता नहीं, शायद probably I'm overeating it, but there was some this subtle tone. हाँ मतलब कहीं ना कहीं जो है एक 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 इशारा बहुत सारी चीजों की तरफ, किसी किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है। हम एक यूपी में जो लार्जर एक पॉलिटिक्स है जो कास्ट के नाम पे खेली जाती है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ ये इशारा था। कास्ट अपने आप में इतना एक फैसिनेटिंग सा एक सब्जेक्ट मुझे लगता है जिसके बारे में जितना आप घुसो वो कम है। मतलब एक पूरी फिल्म सुनचिड़िया मैंने सिर्फ कास्ट को एक्सप्लोर करने के लिए लिखी, और फिर रियलाइज हुआ कि अभी भी और भी बहुत कुछ है जो इसके बारे में कह सकते हो, तो ये पाताल लोक में भी आ गया। इसके बाद लग रहा है कि यार अभी भी ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। एक संस्कृत का शब्द होता है, वो पहला डॉट जहां से सब शुरू होता है। पाताल लोक का वो पहला डॉट क्या था? कोई ख्याल, कोई किरदार, कोई घटना? जी एक किताब है स्टोरी ऑफ माय असैसिन्स, तरुण तेजपाल की। तो हमारा स्टार्टिंग डॉट वो था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहानी का वो था। उसमें से एक बेसिक प्लॉट आया और कुछ किरदार आए, और उसके बाद फिर हमने उसको राइटर्स रूम में उस कहानी को आगे लेके गए, उसको अलग नजरिए से देखा, और एक उसका एक अलग बिल्कुल एक नैरेटिव थ्रस्ट मिला वहां से। और उसके अलावा एक और मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, द वायर बोल के एक शो है, वो मेरे लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, एचबीओ का एक शो है और मुझे बेहद पसंद है। और स्ट्रांगली रेकमेंडेड टू एवरीबॉडी। बिल्कुल, मतलब अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज आप पाताल लोक छोड़ दीजिए, आप वायर देखें, क्योंकि हमारे जैसे 25-30 पाताल लोक लगेंगे एक वायर तक पहुंचने के लिए। और तो मुझे कुछ वैसा करना था, मुझे कुछ और मैं ये सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मुझे अपने काम में वो एम्पैथी देखने की कोशिश करनी थी कि वो एक कोकेन डीलर के लिए और
पुलिस वाले के लिए, दोनों के लिए जो एक एक सेम एम्पैथी का भाव है, दोनों को वो एक ही नजर से देख रहा है, वो एम्पैथी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करनी थी कि अगर क्या हम वो कर सकते हैं कि आपके लिए पुलिस वाला भी उतना ही हीरो है जितना कि एक खूंखार किलर। प्रोसित, ये इन्होंने, भाई साहब ने तो लिख दी बहुत सारी चीजें, आप लोगों के लिए मतलब उसको फिर उतारना पर्दे पर मुश्किल कहाँ पे आई? कागज पे लिखना तो कागज पे लिखने का एक अलग व्याकरण है, अनुशासन है, एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन जब उसको आप हकीकत में उतारना चाहते हैं तो आपको लगता है ना यार ये चीज इस शॉर्ट सिलेक्शन से या इस तरीके के डायलॉग से या इस तरह की लाइटिंग से वो इम्पैक्ट और आएगा। तो प्रोसेस उस तरह की दिक्कतें आई आपको किसी पर्टिकुलर स्केच में, कैरेक्टर में, इंसिडेंट में, डायलॉग में? देखिए, इसके पहले मैंने जो भी किया था उसमें बतौर राइटर मैंने उस पर काम भी किया था, मतलब जो भी मैंने डायरेक्ट किया था। ये ऐसा एक पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे एक स्क्रिप्ट मिला था और मुझे वो डायरेक्ट करना था। बट सुदीप सर की स्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि सब कुछ ना लिखा हुआ रहता है, मतलब कि कौन से टाइम के डे में क्या चल रहा है, ये आदमी दिमाग में क्या सोच रहा है, एक एक वर्ड में सब कुछ एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। तो उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ उसको विजुअलाइज करने में। हाँ, शुरू में ऐसा था कि मैंने, अविनाश ने और सुदीप सर ने, हमने एक रूम के अंदर बैठ के बहुत बार स्क्रिप्ट पढ़े और आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन, ये हर एक कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या है, एक जो भी मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, जो भी सेक्शन। तो वहीं से, जैसे मैंने बताया था कि एक ना जहन में घुस गया था ये, तो फिर विजुअलाइजेशन बहुत इजी हो गया था। और हाँ, प्रॉब्लम ये था बुंदेलखंड दिखाने में। मैं तो हूँ तो कैलकाटा से, बंगाली हूँ, मेरा बुंदेलखंड के बारे में बहुत ही कम आइडियाज था। तो वो समझने में, वो जो एक रेफरेंसिंग करने में कि वो बुंदेलखंड कैसा दिखना चाहिए, मेरा तो रेफरेंस पॉइंट बैंडिट क्वीन था। तो वो धीरे धीरे और एक दो चीजें और सुदीप सर के साथ बैठ के ये समझते समझते, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो वाला, कि वो जो है वो ऑथेंटिक दिखाना चाहिए चित्रकूट। डिटेलिंग तो बड़ी कमाल की है, मतलब जो वो ओपनिंग शॉट है मानिकपुर के थाने का, उसमें जो दरवाजे के ऊपर पुताई हो रही है ना, वो सीक्वल आगे चला जाता है लेकिन उतने में ही खेल हो जाता है। या वो जो बाहर कांस्टेबल बैठी है वो गुटखा खा रही है, पान खा रही है, तो वो यहाँ के लोगों के लिए यार महिला है, वर्दी में है, पान खा रही है, गुटखा खा रही है। या फिर जब वो मेहरा अपने न्यूज रूम में न्यूज डिस्कस कर रहा है तो हमारे एक साथी ने उसको जूम इन करके देखा पॉज करके, तो वो डिटेलिंग अच्छा, एक न्यूज इन्होंने ये ली, जबकि जब आपका शॉर्ट स्टैब्लिश होता है तो सिर्फ वो फेक न्यूज कैपिटल में है, उस पर फोकस है, पर ऊपर वाली न्यूज भी न्यूज है। तो डिटेलिंग तो कमाल की है। इकबाल अंसारी के किरदार के जरिए सुदीप ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है, बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। और तोप सिंह के किरदार के सहारे भी वो पूरा बंद सिंह, मतलब पूरा जो एक जट सिख वर्सेस रविदासिये वर्सेस मजहबी सिख जो पंजाब में पूरा डिस्कोर्स चलता है उसको, तो वहां पे आपको नहीं लगा कि वहां पे भी थोड़ा बवाल कट सकता है जिस तरीके से दिखाया? सुदीप, ये सवाल पूछने के पीछे एक मकसद ये, आपने जो सेल्फ सेंसरशिप और उड़ता पंजाब के टाइम की जो तकलीफों से दो चार हुए वो भी हमारे दर्शकों को बताया। सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप राइटर के दिमाग में कितनी हावी रहनी चाहिए? ये एक्चुअली मतलब इस देश में अगर आपको राइटर बनना है, स्पेशली अगर स्क्रीन राइटर बनना है, क्योंकि शायद आप किताबें लिख रहे हैं तो किताबें पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है, तो किताबों में यू कैन गेट अवे विद इट, बट अगर फिल्म कर रहे हैं या कुछ पॉपुलर मीडियम के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो लोग माइक्रोस्कोप में आपकी कहानी को रख करके देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक फैशन सा बन गया है कि ऑफेंड होना, कि यार ये चीज मुझे बुरी लगी, ये चीज तुमने कैसे कह दी। और बहुत ही एक बंधा हुआ सा महसूस करोगे अगर आप राइटर हो तो, और बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। उड़ता पंजाब के समय बहुत ज्यादा हुआ, उड़ता पंजाब के पहले मैं बहुत ज्यादा स्वच्छंद राइटर हुआ करता था। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता था,
उड़ता के बाद काफी फर्क पड़ा। अभी मेरे अंदर सेल्फ सेंसरशिप का पता नहीं, क्योंकि अगर सेल्फ सेंसरशिप होती तो शायद ये नहीं लिख पाता, बट एक अंदर एक आवाज हमेशा चलती रहती है कि भाई ये ठीक है ना, भाई फंसेगा तो नहीं, वो एक अंदर आवाज आपकी चलती रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद ही उस आवाज को चुप करा देते हो, ये कह के कि यार मुझे अपना काम पता है, मुझे करने दे, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो एक कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हो, और आपको पता है कि आपका मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं है, किसी को बुरा लगे ये नहीं है, आप चीजों को पेश कर रहे हो कि भाई ऐसे हमें लग रहा है कि चीजें ऐसी है, और ऐसा मैंने देखा है, और ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने पढ़ा है, आपको क्या लगता है? मकसद सिर्फ इतना ही होता है। पर हाँ मतलब जैसे आप और कुछ चीजें आप सीख जाते हो इस दौरान। जैसे हमने जो कास्ट यूज की है वो हमने एक फिक्शनल कास्ट बनाई है, जो पंजाब में जो कास्ट है मंजार, हमने जो कास्ट बनाई है, मंजार कोई कास्ट होती नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव कास्ट है एक पर्टिकुलर वर्ग की। वही इतनी सीख आ गई है, इतनी समझ आ गई है कि अगर मैं रियल कास्ट का नाम दे देता वहां पे, तब जो बवाल मचता वो कुछ और ही होता। तो उतनी समझ आ गई है कि आप उन बातों को कह दो जो आपको बातें कहनी है, पर इस तरह से कह दो कि हाँ आप थोड़े प्रिकॉशन भी है उसमें, पर आप अपनी बात कह के भी निकल जाओ। बट आई मीन प्रायोरिटी कभी ऐसा नहीं था सुदीप सर का या हमारा किसी का भी कि ये इश्यूज दिखाने के लिए ही ये शो बना है। प्रायोरिटी ये था कि एंटरटेनमेंट, एक थ्रिलर स्टोरी हमको प्रेजेंट करना था ऑडियंस को। बिल्कुल प्रोसेस ये तो कि आप कहीं भी रुक के आप प्रीच नहीं करते हो, आप दिखाते हो, आगे बढ़ते हो। अब आप अपने दिमाग में जज करते रहो कि ये क्या हो गया, इसका क्या था। करेक्ट करेक्ट जी। देखिए दो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो राइटर की होती है वो एक अच्छी और मजेदार कहानी कहना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर कहानी और प्रोपेगेंडा के बीच में किसी एक चीज को चुनना पड़े, या कहानी और वर्ल्ड व्यू के बीच में एक चीज को चुनना पड़े, तो मैं कहानी को चुनूंगा। कि एक अच्छी एंगेजिंग मजेदार कहानी के जो भी मायने होते हैं उनको आप पहले वो करो। अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो फिर आप आ जाओ कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि आप सिर्फ सिनेमा के व्यक्ति तो नहीं हो, आप समाज के भी व्यक्ति हो, और समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है जो आपको या तो कहीं ना कहीं परेशान करती है, या जिन्हें आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे लिए वो दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यार जब मैं कोई एक चीज इसमें डाल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक सिटीजन के नजरिए से, कि यार ये क्या है, ये चीज जो हो रही है ये क्या है, और ये क्यों है, और ये क्यों हो रहा है। तो इसमें भी वही था। जैसे इमरान अंसारी की आपने बात की, तो मैंने एक स्टेटिस्टिक पढ़ा था कि दिल्ली पुलिस में जो मुस्लिम ऑफिसर्स का परसेंटेज है, मुस्लिम एम्प्लॉइज का परसेंटेज है, वो 1.5% है। और ये बहुत ही एक शॉकिंग मुझे एक नंबर लगा कि अगर मुसलमानों की संख्या अगर आप दिल्ली में देखोगे कहीं ना कहीं 13-14% है, और पुलिस फोर्स में इनका 1.5% का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर ये जो रेडिकलाइज टाइम्स हैं हमारे इन वक्त में, अगर एक रुकी मुस्लिम कॉप इस फोर्स में आता है, तो उसको किस तरह की आप मुश्किलें कह लीजिए, या किस तरह का एक सटल जो एक डिफरेंशिएशन है उसको वो झेलना पड़ता है। तो वो एक्सप्लोर करना चाहते थे हम इमरान के कैरेक्टर से। और इमरान का जो अंसारी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक काउंटर पॉइंट है कबीर के कैरेक्टर से, कि आप कबीर एक निम्न वर्ग से आता है, तो कबीर जो है कभी अपना रिलीजन आउटग्रो नहीं कर पाएगा। वो कबीर और उसके बाप ये चाहते थे कि वो अपनी इस्लाम पीछे छोड़ सके, पर वो नहीं कर पाया। इमरान के साथ वो बोलता भी है ना कि जिसको मैंने मुसलमान भी नहीं बनने दिया, आपने उसको जिहादी बना दिया। जी। और इमरान के साथ उसका ये था कि शायद अगर आप पढ़ लिख लो, शायद अगर आप अगर पाताल लोक से नहीं आते हैं, तो आप क्या उसको पीछे छोड़ पाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी जो वेरी मुस्लिम आइडेंटिटी है, क्या आप उसको पीछे छोड़ पाएंगे? पर कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो उसे याद दिलाता रहेगा कि भाई तू हम में से एक नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है तू यहाँ आ गया है, पर तू पूरी तरह हम में से एक नहीं है। इसके लिए वो एक डायलॉग भी है ना, इनके कम्युनिटी से आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। जी, वो जो मॉक इंटरव्यू वाला है, मॉक इंटरव्यू वाले में, और फिर वो सीढ़ी कहता है कि तेरा तो हो ही जाएगा, क्यों लोड ले रहा है, तुझे तेरा रिप्रेजेंटेशन भी तो दिखाना है। जी।
इनफैक्ट जो भी मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और जो सिविल सर्विसेज में हैं, सो आई चेक विद देम, मतलब पहले भी बात होती रहती थी, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, बिल्कुल। मतलब दैट वाज वेरी, जो सीढ़ी से उतरते हुए अंदर कहा गया कि तुम इस सवाल पे बैकफुट पे क्यों आ गए या पॉलिटिकल क्यों नहीं हुए, स्टफ लाइक दैट। एक बड़ा ताकतवर सा किरदार है गुल के किरदार के अतिरिक्त सारा मैथ्यूज का किरदार, और वो एक आपको काउंटर पॉइंट उस इकोसिस्टम में भी देता है, क्योंकि एक इंटर्न आ रहा है, उसको वो झिड़कती भी है कि अच्छा लेट मी गेस कि तुम ऐसे ऐसे आए हो। तो हम एक मूर्ति को ध्वस्त होते भी देखते हैं मेहरा की शक्ल में, लेकिन सारा जो आखिरी में रेजिग्नेशन देते हुए कहती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट अबाउट अदर्स, एट टाइम्स इट्स अबाउट मी एंड माय कॉन्शियंस एज वेल। सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? क्योंकि ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वैल्यू कीपर सिर्फ मिडिल क्लास को ही नहीं दिखाया गया, वो सो कॉल्ड अपर क्लास में भी लोग हैं जो जेन्युइन हैं। जी बिल्कुल। तो हाँ, मकसद यही था कि ये तीनों लोगों में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, और शायद फर्क ये है कि आप अच्छा रहें या ना रहें, स्वर्ग लोक में आपके पास ये चॉइस रहती है, जैसे संजीव मेहरा के पास थी, कहीं ना कहीं उसके पास ये चॉइस थी कि ये डिसाइड करने की कि क्या मैं अच्छा रहूं क्या ना रहूं। पाताल लोक में शायद आपके पास ये चॉइस नहीं रहती है, वो जो आपका डेस्परेशन है वो उतनी ज्यादा होती है कि आपको वो चॉइस शायद चॉइस है ही नहीं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है शायद इससे बाहर निकलने का, इसके सिवा। त्यागी की जिंदगी अगर देखें या तोप सिंह की जिंदगी अगर देखें, सारा और अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस कीपर्स हैं। मतलब ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये दो किरदार हैं, ये हमारी होप है। बाकी किरदारों से मुझे बहुत ज्यादा होप नहीं है। ये किरदार हैं कि अगर हाँ, वो जो कुछ टॉर्चर है। के दौरान भी वो कहते हैं सर लेट मी आस्क, वो जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं, जी अंसारी जिस जी तरीके से उसमें भी वो चीज दिखती है, वो होप दिखती है। जी। तो अगर ये मतलब ये दुनिया जहां जा रही है उस रास्ते से अगर बदल सकती है, अगर कोई बदल सकता है तो ये सारा और इमरान अंसारी ही है। हाथीराम के बस की नहीं है ये, क्योंकि शायद उसके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतनी एजुकेशन नहीं है। बाकी किरदार शायद या तो बिक चुके हैं या अपनी अपनी डेस्परेशन में बंधे हुए हैं। ये दो लोग हैं जो वो हमें होप प्रोवाइड करते हैं। इन सारी होप के बीच एक, मतलब अगर आप एक व्यूअर के तौर पे मैं कहूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावना जो सीन है उसका बांदा, मानिकपुर, गुज्जर, हथौड़ा त्यागी, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो चीनी है, बच्ची है, मतलब बच्ची के रोल रूप में है, उसको गॉडेस बनाया गया है। हम अपने इर्द गिर्द बच्चे देखते हैं जो शनि के नाम पर भीख मांगते हैं सुबह सवेरे शनिवार के दिन के नाम पे, और फिर हम देखते हैं कि एक रिक्शे वाला है जो स्मैक फूंक रहा है, और जब वो गुजर रही है सामने से तो उस पर नजर डाल रहा है, और फिर द वे यू गाइस शॉट इट, मतलब वो बहुत चिलिंग भी है, बहुत ही, जिनकी कैमरा में दिलचस्पी है उनके लिए भी एक दिलचस्प रीडिंग है कि फाइनली व्हेन दैट किड इज बीइंग मोलेस्टेड, दैट किड इज बीइंग रेप्ड, वो, और वो पूरा जो कीड़े की जान, सख्त जान, या फिर वो स्निफिंग शुरू कर देता है। हम ऐसे बच्चों को देखते हैं मतलब इर्द गिर्द, और उसके सहारे आपने वो जो पूरी दुनिया दिखाई है, वहां बॉन्डिंग भी हो रही है, प्यार भी हो रहा है। वो बिल्कुल आखिरी में जब आके खुलासा करती है कि मुझे 5 लाख क्यों चाहिए थे, उन किरदारों के पीछे क्या थॉट था सुदीप? हाँ मतलब हम कहानी की शुरुआत में जब ये इन चारों को मिलते हैं और ये चारों थोड़े खूंखार से लग रहे हैं, और चारों एक बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही हमारे किस्म के व्यक्ति को मारने के लिए आए हैं। एक बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति को मारने के लिए आए हैं, तो हमें लगता है यार देखो कितने कमीने हैं, ये कितने अच्छे आदमी को जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसको मारने के लिए आए हैं। फिर हम वो लेंस जरा फ्लिप करना चाहते थे और हम आपको ये कहीं ना कहीं दिखाना चाहते थे कि यार ये आदमी अगर इस मोड़ पे आके खड़ा है आज की डेट में जिंदगी के, इस तो ये क्या कुछ हुआ होगा इसकी लाइफ में जो ये आज यहाँ आ पाया। कहीं ना कहीं उसको हम देखना चाहते थे कि आप, और क्या हम उसके पास्ट के बारे में बता के आपको उसे किसी दूसरे रूप में देखने पे मजबूर कर सकते हैं।
कि वो उसमें कुछ बदलता नहीं है। अगर सपोज उन्होंने संजीव मेहरा को मारा होता, बिल्कुल आप उन्हें फांसी चढ़वा दीजिए क्योंकि शायद वही सजा है, पर क्या हम उन्हें हल्की सी एक दूसरी नजर से देख सकते हैं? क्या हम उनका दर्द समझ सकते हैं या उनकी वजह समझ सकते हैं? क्योंकि क्राइम तो उन्होंने किया है और उनकी सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर क्राइम की सजा मिलने बंद हो जाए तो शायद ये समाज चलना और ये दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। पर क्या हम उस क्रिमिनल को एक हल्की सी एम्पैथी की नजर से देख सकते हैं? स्वस्तिका मुखर्जी वाला कैरेक्टर भी बड़ा कमाल का है। मतलब शुरू में उसको देख के थोड़ी खींच पैदा होती है, मतलब ऐसी खींच जैसी मेहरा को लगती है कि एट टाइम्स इट कैन बी अबाउट मी, कांट बी अबाउट योर एंजाइटी ऑल द टाइम। लेकिन वो आखिरी तक आते आते आपको उसके भीतर की ममता, उसके भीतर का फ्रस्ट्रेशन, उसके भीतर की लोनलीनेस, क्योंकि उस क्लास की अलग किस्म की दिक्कतें हैं। तो वो जो जिस तरीके से दिखाया कि वहां चैंटिंग हो रही है शांति के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं एक सीन है जिसपे मेरे ज्यादातर साथियों को ऐसा लगा कि ये लाउड है और इम्पोज किया हुआ है। वो सीन था ट्रेन और बीफ वाला सीन। मतलब हमें लगा कि इन्होंने बहुत कुछ किया, अंसारी को दिखा के कबीर की जर्नी, वो खतने का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, लेकिन वो एक सीन लगा कि अच्छा बहुत सारी चीजों का दबाव था तो उसमें ये सीन एक डाल दिया गया। व्हाट्स योर टेक सुदीप? सब कुछ कहने की नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं उस सीन में हमारे हमारे आपको लाउड लगा तो शायद वो लाउड आ गया है या शायद थोड़ा ऑन द नोज है, पर हमारा मकसद ये था कि जब आप ये कबीर का कैरेक्टर शुरुआत में देखते हो, आपको लगता है यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्यों सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये कहाँ से आता है, क्या 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 हुआ है। जब आप वो सीन देखो तो कहीं ना कहीं सब फिट बैठ जाए कि भाई ये आदमी जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था, ये क्यों लेके घूम रहा था, ये क्यों अपनी आइडेंटिटी को भूलना चाहता था, क्यों जब कोई नाम पूछता था कबीर एम तो ये एम के आगे बताना नहीं चाहता था कि उसका नाम कबीर मासूद या कुछ और है। तो ये सीन जो है वो उस बात को कहीं ना कहीं सर्कल जस्टिफाई पूरा करता करता है। था। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट बता लो कि ये एक बड़ी खासियत है कि कोई भी किरदार जो थोड़ी देर के लिए भी आया हो, उसकी एक ट्रेजेक्टरी दिखाई गई है। मतलब डीसीपी भगत सिर्फ सिस्टम वाले एक डायलॉग के लिए नहीं रखा गया। वो आप डीसीपी भगत के घर में दाखिल होते हो, नीचे मेडिटेशन चल रहा है, ऊपर वो सुट्टा फूंकते हुए कुछ ज्ञान दे रहा है, लेकिन डाइकॉटमी भी आपको दिख रही है आखिरी में आते आते। तो हर कैरेक्टर की, चाहे वो बच्चे का कैरेक्टर हो, वो बच्चा पुल के नीचे पिट रहा है, जमुना पार की जो पूरी डायनेमिक्स वो सब दिख रही है। लास्ट सवाल मुझे इशारा कर दिया गया है, वक्त की कमी है। कास्टिंग बड़ी कमाल की। जी थैंक यू। क्या खेल था कास्टिंग के पीछे, बड़ा बहुत ही एप्ट है। खासतौर पे जयदीप, अभिषेक, आई मीन एवरीबॉडी, स्वस्तिका, विपिन शर्मा, नीरज कवि, यू नेम इट। हालांकि गुल वाला जो किरदार है वो आ, मेरी पत्नी को देख के लगा कि उनको उस किरदार को देख के मनोरमा 6 फीट अंडर उस जी उनका किरदार था, ये उसका एक एक्सटेंशन है। जी तो कास्टिंग एक इसमें ओटीटी का एक फायदा ये होता है कि आपको जो सिनेमा के जो बॉलीवुड ग्रामर के जो बंधन है उनसे मुक्त कर देता है। कोई आपको ये एटलीस्ट हमें ये नहीं कहा गया कि भाई साहब प्रोजेक्ट बनाना है कि इसमें कुछ चेहरे ऐसे होने चाहिए जिन्हें लोग जानते हो, या कुछ जिनको इंस्टाग्राम पे जिनके इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी है। हमारा मकसद ये था कास्टिंग का कि यार ये हमारा किरदार है और इसके लिए जो बेस्ट एक्टर मिलेगा, चाहे उसने कभी काम किया हो पहले या नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बिल्कुल फ्री होके हमने कास्टिंग की, उससे बहुत फायदा हुआ। दूसरा कास्टिंग है कि आपको कास्टिंग में वक्त चाहिए, पहले नाम पे सेटल नहीं हो जाना चाहिए आप। मतलब मैंने, प्रोशित ने, अविनाश ने मिलके हजारों ऑडिशंस देखे होंगे। मतलब बाय द एंड ऑफ इट तो ऐसा हो गया था कि यार एक और ऑडिशन नहीं देखा जाएगा। इट्स लाइक अब तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा अगर एक और ऑडिशन देखना पड़ा। हमारे है भी तो इतने सारे कास्ट, 240 के आसपास कास्ट हैं, 240 कास्ट हैं और एक की आप 10 पकड़ लो तो कोई 2500 हमने ऑडिशंस अलग अलग देखे होंगे। पर वो फिर वो लगता है कि कहीं ना कहीं यही काम है। उसमें बहुत मजा आता है क्योंकि फाइनली जो है स्क्रीन पे वो एक्टर परफॉर्म करता है। आप कितनी भी अच्छी लाइनें लिख दो, आप जो मर्जी कर लो, कितना अच्छा शॉट लगा लो,
अगर उसने ठीक से नहीं बोला या अगर आपको उसके चेहरे पे वो फील नहीं हुआ डायलॉग का इमोशन, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक चीज है जिसपे फोकस करने का दिल चाहता है कि हाँ यार, इस पे जरा जोर लगाया जाए। अभिषेक बनर्जी ने कास्टिंग भी की है, जी बढ़िया काम किया है। उनको लेके भी एक विवाद मैंने सुना शुरू हो गया है कुछ, कि कास्टिंग डायरेक्टर वाले ही अपने लिए एक मीठी रोल रख लेते हैं। जी, ये थोड़ा सा ट्विटर मुझे पे ये मुझे इस बवाल का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि अभिषेक ने अपने को कास्ट नहीं किया था, अभिषेक को हमने कास्ट किया था। ये हमारा आइडिया था, प्रोशित का, मेरा, अविनाश का, कि यार अभिषेक को इनफैक्ट वो तो खुद डरा हुआ था जब हमने कहा तू हथौड़ा त्यागी के लिए ऑडिशन करेगा क्या, और उसको बाकायदा ऑडिशन करवाया हमने और 20 लोगों का ऑडिशन करवाया, पर उसका ऑडिशन सबसे अच्छा था, तो कुछ किया नहीं जा सकता उस पे। मतलब हमें तो फाइनली बेस्ट अपना एक्टर ही चुनना पड़ेगा। जी, अनुष्का को आप जब एक व्यूअर के तौर पे देखते हैं तो कहीं पे आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, कहीं पे एवरेज लगती है, कहीं भी खराब भी लग सकती है ना। लेकिन जब मैं अनुष्का शर्मा प्रोड्यूसर को देखता हूं तो आई एम फुल ऑफ रिस्पेक्ट, बी इट NH10, फिल्लौरी उतनी नहीं चली, परी प्रोसित की डेब्यू फिल्म थी मेरे ख्याल से वो, और अब ये आप लोगों को कितना इनपुट मिलता है, कितनी लिबर्टी, हाउ इज इट, मतलब माय व्यूअर्स वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि डायरेक्टर, राइटर, प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर, उनके बीच की इक्वेशन कैसी होती है? जी, सो अनुष्का और उनके भाई कर्नेश जो क्लीन स्लेट फिल्म्स दोनों चलाते हैं, हाँ जी, तो उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोशित और मैं उनको हम दोनों उनको बहुत करीबी से जानते हैं, क्योंकि फिल्में की है हमने साथ में और काफी वक्त से दोस्त भी हैं। उनका मकसद अच्छी कहानी कहना है। कहीं ना कहीं उनके साथ जब आप बात करो तो आपको वो वाली फीलिंग कभी नहीं आती है कि यार जो प्रोड्यूसर से बात करते हुए आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रोड्यूसर के साथ जब बात कर रहे होते हो तो चर्चा इस बात की होती है, उस फिल्म ने इतने बिजनेस किया, उसने इतना बिजनेस किया, और यार चलने वाली फिल्म कैसे बनाते हैं। वहां पे ये वाली बात नहीं होती है, वहां पे सिर्फ फिल्मों की बातें होती है, कहानियों की बात होती है। और वही ऑनेस्टी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में दिखती है या उनके काम में दिखती है। वो फिल्में फिर वही बनाती है जो दिल से उनको छूती है या दिल से उनको अट्रैक्ट करती है। और कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा फ्रीडम है जो प्रोशित के पास परी बनाते हुए था, या हमारे पास ये बनाते हुए था। एक फ्रीडम है कि यार लोगों के ऊपर भरोसा है कि यार ये आ रहा है, ये कहानी कहना चाह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, इसको करने देते हैं। और वो फ्रीडम बहुत आर्टिस्ट के लिए बहुत मायने रखती है। और एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फाइंग भी होता है कि जैसे वर्ल्ट डिज्नी ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि वी मेक मूवीज टू मेक मोर मूवीज। तो ये बहुत ही इन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जो क्लीन स्लेट फिल्म है ये पैशन से चलता है, पैशन फॉर गुड सिनेमा। ये कभी भी मतलब दूसरे किसी चीज पे नहीं, मतलब ये क्राफ्ट पे बिलीव करते हैं, अच्छे स्टोरी पे बिलीव करते हैं ये लोग। चलिए प्रोसित और सुदीप, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तो पाताल लोक का एक दरवाजा खुला है, कुछ किरदार आए हैं, कई लोग सीक्वल को लेकर भी कयासबाजी लगा रहे हैं। अब अच्छी कहानियां आती रहेंगी, बेखौफ कहानियां, हमारे वक्त की कहानियां आती रहेंगी। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों लोगों से बातचीत करके, थोड़ा सा हमें भी ज्यादा अंदाजा लगा। बहुत शानदार आप लोगों ने सीरीज बनाई है, और वर्ड ऑफ माउथ का बड़ा, ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का बड़ा कमाल का उदाहरण है। इनफैक्ट आई बी ऑनेस्ट, मेरी वॉच लिस्ट में नहीं थी, मैंने कहा अच्छा देखते हैं, लेकिन वो रिलीज हुई और 24 घंटे के अंदर मुझे इतने लोगों ने मैसेज कर दिया, ट्वीट कर दिया, बोले ये देखो, नहीं देखो, फटाफट देखो। और देखने के बाद मैंने भी लोगों को बोल दिया ड्रॉप एवरीथिंग एंड वॉच दिस। इनफैक्ट मैंने सीरीज खत्म की, सुदीप का नंबर मेरे पास नहीं था उस टाइम, इनका 2-3 साल पहले हमने ललन टॉप पे इंटरव्यू किया था, तो मुझे लगा कि अच्छा उस साथी से मांगूंगा। लेकिन मैंने रात में खत्म की, मैंने अनुराग कश्यप को मैसेज किया एक आदमी का नंबर मांगने के लिए, यार जयदीप का नंबर दे दो। उसने प्रोसित का, सुदीप का, उसको समझ में आ गया ये क्या है, उसने एक साथ 6 नंबर भेज दिए। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इसी तरह का शानदार काम होता रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सुदीप। थैंक यू।